गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है कविता पद्य शिक्षण। अब इस कविता शिक्षण से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कविता शिक्षण क्या है? गद्य एवं पद्य को साहित्य का अभिन्न अंग माना जाता है। पद्य के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त सरलता से करता है। पद्य के अंतर्गत भावना, कल्पना तथा बुद्धि तीनों पक्षों का समावेश होता है, किंतु भारत इसकी प्रधानता होती है। तो इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि जो पद्य है वो पूरा कवि की भावनाओं से ओतप्रोत रहता है और इतनी सरल अभिव्यक्ति उसमें की गई होती है कि सभी को वो छू जाता है। जो भी कवि है वो उसकी भावनाएं, उसकी कल्पना, उसकी बुद्धि, वो तीनों उसमें समावेश रहती हैं। तो कवि इन सभी चीज़ों के भावनाओं को पूरी तरीके से व्यक्त कर सकता है। उसकी जो कल्पनाएं हैं वो कहाँ तक पहुंच सकती हैं, उन कल्पनाओं को उसमें डालता है और फिर बुद्धि का तो वो उपयोग करता ही है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जो कविता शिक्षण है वो इन तीनों के अंतर्गत ही समावेश होता है और भारत देश में इसकी प्रधानता भी रही है। अब हम जब कविता के शिक्षण की बात कर रहे हैं तो काव्य का आरंभ वीर गाथा काल से ही माना जाता है। जब वीर गाथा काल था तभी से कवियों ने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया था। इस प्रकार में ऐतिहासिकता होते हुए भी कल्पना का बाहुल्य है। उसमें ये देखा जाता है कि ये ऐतिहासिक काल की बात है तो भी उसमें कल्पना जो दिखाई गई है वो बहुत अत्यधिक बहुमूल्य है। उसमें बहुत अत्यधिक कल्पना का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की कविताएं उस समय की हैं, वीर गाथा काल की। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है कि इस काल में हिंदी साहित्य की जितनी सुंदर रचना हुई है, भक्ति काल में तत्कालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि युग का भी विशेष महत्व है। हिंदी काव्य का इतिहास बहुत ही वृहद है, किंतु हमारा उद्देश्य काव्य के अर्थ को जानना एवं शिक्षण उद्देश्य को ज्ञात करना है। जब हम कवि कविताएं लिख रहा है और जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो उसकी जो सुंदरता है वो हमारे सामने आ रही है और हमारा वहाँ का जो इतिहास है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। कवि की कल्पनाएं हमें देखने के लिए मिल रही हैं उस काव्य में। लेकिन उसका हम ये देखें कि ये काव्य एक वृहद इतिहास है इसका, क्योंकि बहुत पहले से इस काल को में कविताएं चली आ रही हैं और भक्ति काल तो स्वर्ण युग ही माना गया, क्योंकि उस काल में इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हुई कि उस काल को भक्ति काल का स्वर्ण युग ही कहलाने लगा। अब यहाँ जब हम काव्य की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी काव्य लिखा गया है अगर हम उसे पढ़ रहे हैं तो एक उद्देश्य ये लेकर चलते हैं कि उस काव्य का अर्थ सभी जान सके एवं उस शिक्षण उद्देश्य को ज्ञात कर सके। जो भी काव्य का हम शिक्षण में प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी उद्देश्य हम जान सके। यदि देशभक्ति की कविता है तो हम देशभक्ति से ओतप्रोत कविता के बारे में जान सकेंगे और इस तरीके से जो काव्य का उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाता है। अगला जो है
काव्य की परिभाषाएं, शिक्षण कविता की परिभाषाएं बहुत ही अच्छे उसमें दी गई है। श्याम सुंदर दास के अनुसार, श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें काव्य की अभिव्यंजना हो, कविता कहलाती है। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है कि जो भी कलात्मक रीति से लिखी गई है, सजी हुई है, उसमें कलात्मकता है, तो उसे जो भाव की अभिव्यंजना उसमें समाई हुई है, वही कविता कहलाती है। भाव हो, जिसमें कला हो, उस चीज को हम कविता कह सकते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध की रक्षा होती है। अब कविता का जानना इसलिए भी जरूरी है, इन्होंने कहा है कि कविता उसे कहेंगे कि वो सृष्टि के द्वारा जो एक रागात्मक संबंध जोड़ता है। कविता में एक राग होती है, एक लय होती है, वो संबंध जब जुड़ जाता है तो वो कविता कहलाती है, उसे हम कविता कह सकते हैं। और यहाँ फिर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि पद्य आत्मा की संकल्पना, रस की अनुभूति है। पद्य हम उसे कहेंगे, काव्य हम उसे कहेंगे, कविता हम उसे कहेंगे कि जो आत्मा को झकझोर दे, यानी कि आत्मा की संकल्पना के रस की अनुभूति कराता है कि आत्मा के द्वारा लिखी हुई जो चीजें हैं या हमारी आत्मा तक वो चीजें पहुंच रही हैं, कल्पना वहां तक की जाती है जिसमें रस की अनुभूति होती है। तो इसी प्रकार से जो पद्य हैं वो हमारी आत्मा की संकल्पना को जोड़ते हैं। इन सभी परिभाषाओं के बाद हम कविता की, साहित्य की एक विधा है, कविता को हम मानते हैं कि ये एक साहित्य की विधा है और कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति। कवि उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। कवि की व्यथा की अनुभूति, कवि की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति। कवि जब लिखता है तो कोई ना कोई उसके मन में इस तरीके की विधा चल रही होती है, इस तरीके की चीजें चल रही होती हैं जिससे कि वो उन चीजों को बाहर निकाल पाता है। उसकी कोई व्यथा है, इस तरीके की कोई अनुभूति है, तो वो अपनी काव्य के माध्यम से बाहर निकाल रहा है। उसकी कोई आकांक्षाएं हैं, कोई इच्छाएं हैं, तो भी कवि उन कविताओं के माध्यम से बाहर निकालता है। एक कविता है जिसमें आया है कि पुष्प की अभिलाषा, उस कविता में भी कवि की जो आकांक्षाएं हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये कवि की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं कि किस प्रकार से वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। तो इन्हीं अपेक्षाओं को जब अभिव्यक्ति मिल जाती है तो वो कविताएं कहलाती हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से कविताओं को लिखा जाता है। कविता लिखते समय जिस भाव के साथ लिखी जाती है, यदि पढ़ने वाला भी उसे उसी अर्थ और भाव के साथ उसे समझ सके तो कविता लिखने का उद्देश्य सार्थक हो जाता है। तब ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कविता लिखने वाले ने कविता लिख दी, लेकिन सामने वाला जब उस कविता को पढ़ रहा है तो कविता लिखने वाले ने जिस उद्देश्य से वो कविता लिखी है, जो भाव उसमें डाले हैं, चाहे वो करुण रस के हैं या फिर देशभक्ति के हैं या सौंदर्य के हैं, प्रकृति के हैं,
तो कई प्रकार के भाव द्वारा कविता लिखी जाती है। अब उस कविता को जो पढ़ने वाला है उसी अर्थ में ले रहा है, वही भाव उसके जागृत हो रहे हैं, तो फिर कह सकते हैं कि कविता लिखने का जो उद्देश्य था वो वहाँ सार्थक रूप से सिद्ध हो जाता है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि कविता साहित्य की एक विधा है और कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति है। इसमें कवि की व्यथा अनुभूति सभी उस कविता में हमारे समक्ष आती है। तो इस समय जो कविता लिखते समय जो भाव उत्पन्न है वही पढ़ने वाले के सामने भी उस भाव का उत्पन्न होना आवश्यक है, तभी उसका उद्देश्य सार्थक हो पाएगा। अब इस समय जो कविता के साहित्य की जब बात कर रहे हैं तो कविता का जो साहित्य है वो कविता का शिक्षण भाषा की कक्षाओं का अपरिहार्य अंग है। कविता का शिक्षण भाषा की जो कक्षाएं हैं उसका एक ऐसा अंग है जो उससे जुड़ा हुआ है। हर एक कक्षा की पाठ्य पुस्तक में हमें कई कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल की हुई नजर आ जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कविता केवल साहित्य, कला और सौंदर्य का विषय ही नहीं, वरन भाषा सीखने में भी इसका खासा महत्व है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कविता के शिक्षण में इन कविताओं को डालते हैं, किसी भी कक्षा के पाठ्य पुस्तक में इन कविताओं को पाठ्यक्रम में जब हम शामिल करते हैं, तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि कविता का जो कविता केवल साहित्य और कला का जो हम विषय समझ रहे थे, सौंदर्य का विषय जो समझ के बैठे थे हम, वो उतना ही नहीं है, वरन इसका जो उद्देश्य है वो भाषा सीखने के लिए भी है। तो कविताओं में अलग अलग तरीके की भाषाएं, उसमें किस लय, ताल, शैली वो अभिव्यंजना उसमें व्यक्त की गई है, कौन से अलंकार उसमें दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें भाषा में सीखने के लिए मिलते हैं। और किसके माध्यम से? कविताओं के माध्यम से हम उन चीजों को सीखते हैं। अब जब हम यहाँ कविताओं की बात करते हैं तो कविता में लय, ताल, आनंदमय दोहराव है। जब कविताओं को पढ़ने के बाद हम उनका दोहराव करते हैं, दोहराते हैं उन कविताओं को, तो शब्दों का जो चयन है सभी को सहज ही आकर्षित करता है। इतने सुंदर शब्दों का चयन कवि करता है जिससे लगता है कि वास्तव में हम कविताओं का आनंद ले रहे हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की बात करें तो वे भी कविता की लय और ताल में आनंद महसूस करते हैं और यह आनंद उन्हें कविता से जोड़ता है। कविता में बार बार आने वाले ध्वन्यात्मक शब्द बच्चों को मजेदार लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम कुछ अच्छा इसमें आनंद ले रहे हैं क्योंकि उनमें ध्वनि है, लय है, ताल है। उन्हें जब शिक्षक पढ़ाता भी है तो वो इसी तरीके से पढ़ाता है कि बच्चों को आनंद आने लग जाता है। तो ऐसे में उनके लिए कविताएं भाषा शिक्षण का एक आसान और रुचिकर तरीका बन जाता है। इसके लिए ऐसी कविताएं चुनना जो उनके लिए मजेदार हो, उनके कल्पना संसार में मेल खाती हो और उन्हें समझने में आसान हो, आवश्यक है। इस तरीके से इन कक्षाओं में कविता के शिक्षण के उद्देश्य भी शामिल होते हैं। तो जहाँ हम कविता की बात करते हैं, उसके आनंद की बात करते हैं, जब कविता हमें समझ में आने लगती है, हमारी उसमें रुचि बढ़ने लगती है,
तब हम कह सकते हैं कि कविता का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। पूरा इस जिस उद्देश्य से कविता को पढ़ाया जा रहा है, अगर वो देशभक्ति की कविता है और शिक्षक उसे बहुत जोश से बच्चों के समक्ष रख रहा है, तो बच्चों को बहुत आनंद आ जाता है। बच्चों में भी वो जोश जागृत होने लग जाता है कि ये कविता तो बहुत ही आनंददायक है। तो इस तरीके से यदि कविताओं को बच्चों के शिक्षण से जोड़ा जाए तो उन्हें कहीं ना कहीं रुचि अवश्य होगी, और उन्हें कविताओं में लिखने की भी रुचि हो सकती है, उन्हें कविताओं को समझने में भी रुचि हो सकती है, और उनके लिए वो आवश्यक सिद्ध भी हो सकती है। तो इस तरीके से कविताओं के जो उद्देश्य हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर आते हैं। अब हम जब उद्देश्यों की बात करेंगे तो कविता शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्यों को बांटा गया है, जो कि प्राथमिक स्तर के अलग हैं, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के अलग हैं, और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अलग प्रकार के उद्देश्य हैं। क्योंकि प्राथमिक स्तर में बालक बहुत छोटा होता है, तो कविताएं भी उसी की तरीके की होती हैं, जिनमें वो रुचि ले सके, जहाँ तक उसका विचार या उसकी कल्पना पहुंच सके, वहां तक की कविताएं उनको दी जाती हैं। अब उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर की बात करते हैं तो थोड़ा बड़ा और लेवल आ जाता है, तो उस प्रकार की कविताएं वहां पर दी जाती हैं। और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जब कविताएं हम देते हैं तो बहुत ही एक एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेके वो कविताएं बनाई जाती है, जिसके माध्यम से उच्चतर माध्यमिक यानी बड़ी कक्षाओं में उस कविता का उद्देश्य पूरा हो सके। अब यहाँ हम सबसे पहले प्राथमिक स्तर की जो कविताएं हैं उनके उद्देश्यों को लेंगे। अब प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार से हैं। कविता के द्वारा आनंद का वातावरण उत्पन्न करना, कविता गाकर अभिनय भी करना। अब यहाँ हम दिमाग में हमारे ये होना चाहिए कि हम प्राथमिक स्तर की कविताओं की बात कर रहे हैं, तो कविता में सबसे पहले तो आनंद का वातावरण हो, यानी शिक्षक इस तरीके से उन कविताओं को पढ़ा रहा है कि छात्रों को उसमें आनंद आए, आनंद उत्पन्न हो। और कविता गाकर अभिनय भी करना, छोटे बच्चों को तो गा गा कर शिक्षक उन कविताओं को सुनाता है, तो वो और भी उन्हें अच्छी लगती हैं। कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अब जब उसमें वो गाकर और वहाँ वो उसका अभिनय कर कर कविता को दिखाता है छोटे बच्चों के सामने प्राथमिक स्तर में, तो फिर उनमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, वो खूब उसमें आनंद लेते हैं। गति, लय एवं स्वर का ज्ञान उत्पन्न करना, इस तरीके का जो लय है, गति है, इन सभी का आनंद उसमें उत्पन्न हो जाता है। अब समूह गीत के द्वारा एकता का परिचय देना, अब जब वो जो कविता है उसे सभी समूह में गाने लगते हैं, सारी क्लास कक्षा एक साथ उसे गाती है कविता को, तो फिर वहाँ एकता का परिचय मिलता है कि सभी एक हैं, एक सुर में उस कविता को गा रहे हैं। तो इस तरीके से कविता का जो प्राथमिक स्तर का लेवल है उसके आधार पर अन्य वस्तुओं की जानकारी भी कविता से मिलती है। यदि हम कविता में इस तरीके के हाथी के बारे में बता रहे हैं या हम खरगोश के बारे में बता रहे हैं, तो उसकी सारी चीजें, सारी जानकारी उन्हें दी जा रही है कि हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, हाथी मस्त चाल से चलता है, धीमी धीमी गति से चलता है। तो इस तरीके की जो परिचय है वो हम गाकर उन्हें समझा रहे हैं, तो उस चीज के बारे में उन्हें जानकारी मिल रही है।
छोटा बच्चा फिर बहुत अच्छे से समझ जाता है कि हाथी कैसा होता है। हाथी बहुत बड़ा एक शरीर वाला होता है और उसकी छोटी-सी पूँछ होती है, उसके बड़े-बड़े कान होते हैं। तो इस तरीके से जो प्राथमिक स्तर की कविताएँ हैं, उस लेवल पर कविताओं का बच्चों में एक आनंद, एक रुचि उत्पन्न होने लग जाती है। अब ये हमारी प्राथमिक स्तर की कविताओं की बात थी। अब हम जब लेते हैं कि उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। भाव को समझने की क्षमता उत्पन्न करना, जो भी भाव हैं उन्हें समझने की क्षमता उत्पन्न करना, उन्हें वो समझ सके। कविता इस प्रकार की है कि उसके उद्देश्य पूरे हो सके, उनके भाव जो हैं वो वहाँ समझने में अपनी क्षमता अभिव्यक्त कर सके, उत्पन्न कर सके। तो फिर कविता के स्वर में गति, लय, भाव एवं आरोह अवरोह के अनुसार कविता वाचन का ज्ञान देना। बहुत ही अच्छी इसमें एक चीज़ होती है कविता में कि हम गति का ध्यान रखें। बहुत ही यदि तेज़ गति से या बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी उस चीज़ को बोलेंगे, तो उसका भाव हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। तो हमें यदि कविता का भाव लाना है, तो उसकी गति, उसकी लय, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और उसका आरोह-अवरोह, कैसे उसका उतार-चढ़ाव होना चाहिए कविता का, उसके द्वारा वाचन करना चाहिए। तो आगे जो विद्यार्थी हैं, वो भी इस चीज़ को समझ सकेंगे कि हमें ये चीज़ कैसे पढ़नी है, कैसे इसे बोलना है, तो वो भी उसका वाचन उसी प्रकार से कर सकेंगे। तो ये कविता वाचन का ज्ञान देना सबसे बड़ी बात है कि कविता को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, उसको किस तरीके से आनंद लिया जाता है, ये ज्ञान भी हमें कविता वाचन के द्वारा पता चलता है। अब कविता को रंगमंच के रूप में से भी प्रस्तुत करना। कविता एक ऐसा माध्यम है जिसे हम एक मंच पर, रंगमंच पर भी किसी रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर बहुत ही अच्छी कविता है और देशभक्ति में हमें 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, यदि उस कविता को गाना है, रंगमंच पर हमें उसकी प्रस्तुति देनी है, तो फिर शिक्षक उसे बहुत ही अच्छे ढंग से लय, ताल, गति के माध्यम से उस कविता को सिखा सकता है, उसका आनंद छात्रों को मिल सकता है। तो इसमें उच्च प्राथमिक स्तर में हमने ये देखा कि बहुत ही आनंददायी तरीके से छात्र कविता को समझ सकते हैं। अब हम यहाँ जब देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पे कक्षाओं तक आते-आते बच्चे लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना भली-भांति सीख जाते हैं। जो भी लिखी हुई सामग्री है, उसे पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने लग जाते हैं। बिटवीन द लाइन पढ़ना यानी कविता के छिपे अर्थ या लक्षणा तथा व्यंजना को समझ पाना उनके लिए सहज हो जाता है। तो हम जब बात करते हैं कि माध्यमिक स्तर में कविताओं को बच्चे अपने आप सहज ही समझ लेते हैं, उन्हें इतना आनंद आने लगता है कविताओं को पढ़ने में कि वो उन्हें शिक्षक के पढ़ाने से पहले ही वो कविताओं को आनंद पूर्वक पढ़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि कब हमारा शिक्षक ये कविता पढ़ाएगा, बहुत ही सुंदर कविता लिखी है कवि ने। ऐसे में उन्हें कुछ गंभीर और सार्थक कविताएं पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। कोई कविता ऐसी भी उनको दें कि जिसकी कुछ सार्थकता निकले, कुछ गंभीरता हो जिन कविताओं में, क्योंकि इस प्रकार के जो छात्र हैं माध्यमिक स्तर के, उनको इस तरीके का गंभीर व्यक्तित्व रखना है, उन्हें सार्थकता अपनी सिद्ध करनी है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से कविताओं का लाभ
उठा सकेंगे। अब जो भाषा के विविध सौंदर्य के साथ साथ सामाजिक विषमताओं तथा सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करती हों। जो कविताएं हैं वो इस तरीके से कई प्रकार के सामाजिक मुद्दे भी उसमें उठाए जा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, भाषा का सौंदर्य निखर कर आएगा, परंतु जो संदेश जो माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के द्वारा हमारे छात्रों तक पहुंचना है, विद्यार्थियों तक पहुंचना है, वो उन तक पहुंच सकेगा। तो यहाँ सामाजिक जो मुद्दे हैं वो भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कविता अगर हमारे किसी उद्देश्य को लेकर, सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं वह छात्रों के मन को झकझोर देगी, उनके मन तक पहुंच सकेगी। तो इस प्रकार की कविताएं माध्यमिक स्तर पर बहुत ही अधिक देखी जा सकती हैं। अब जब हम यहाँ माध्यमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरीके के उद्देश्य भी हो सकते हैं कि किस तरीके से जो माध्यमिक स्तर की कविताएं हैं वो स्वयं पढ़कर कविता के मुख्य जो भाव हैं, अर्थ को समझना। जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं वो उन कविताओं को स्वयं पढ़ सकेंगे और उसका मुख्य भाव, अर्थ वो भी समझ सकेंगे। कविता से एक विधा के रूप में परिचित होना, कि कविता भी एक तरह की विधा है, और उसकी खासियतें जानना, शब्दावली और संरचना से परिचित होना। तो इस तरीके की जो कविता में विधाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से कविता की जो शब्दावली है, जो उसकी खासियत है, वो अलग ही प्रकार की होती है। वहाँ जो परिचय देना है, संरचना से परिचित होना है, वो उसमें फिर वो जानकारी ढूंढता है कि किस प्रकार की ये कविताएं है, उसने ये क्यों लिखी है कविता। तो इस तरीके के जो भाव है उनको, उनके अंदर उसके अर्थ को भी सम्मिलित करते हैं। कविता की लय और ताल का आनंद उठा पाना, जब कविता को पढ़ा जाए तो एक लय ताल से पढ़ सके, जिससे कि छात्रों को उसका आनंद भी मिल सकेगा। अब हम कविता में निहित भाव को अपने परिवेश से जोड़कर देख पाना, कल्पनाशीलता को बढ़ाना है। उनके भावों, जो भी भाव उस कविता में निहित है, सबसे पहले तो हम पढ़ते ही क्या करते हैं कि जो वहाँ का जो परिवेश है और जो भाव है उससे वो व्यक्ति जुड़ जाता है। अगर हम विद्यार्थियों के सामने इस तरीके की कोई कविता लाते हैं जो कि करुण रस से ओतप्रोत है, तो क्या होगा, वहाँ का जो पूरा परिवेश है वो करुण रस में बदल जाएगा और व्यक्ति जो है वो वहाँ के भाव उत्पन्न कर लेगा और वो इतना कविता से जुड़ जाएगा कि वहाँ का जो वातावरण है वो एकदम निराशा युक्त हो जाएगा, करुणमय हो जाएगा। तो फिर ये किसके माध्यम से, ये कविता के माध्यम से व्यक्ति जुड़ रहा है और उसकी कल्पनाशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा कि किस तरीके की कल्पनाशीलता है जिसका आनंद वो ले रहा है। तो इसी तरीके से हमें इस कविताओं का आनंद भी मिलता है और अन्य कविताएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना। अब हमने जो कक्षाओं में जो चल रही हैं कविताएं, उनको तो हमने पढ़ ही लिया, लेकिन जो उससे संबंधित अन्य कविताएं हैं उनको भी हम देख सकते हैं कि इन कविताओं को भी उसी के माध्यम से पढ़ा जाए, क्योंकि वो कविताएं भी उनको प्रेरित कर सकती हैं। स्वयं कविता लिखने के लिए प्रेरित करना, हम माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी कविताएं लिखें। तो इस तरीके से जो कविताएं हैं वो हमारे माध्यमिक स्तर की जब हम बात करते हैं तो बच्चों में और भी अधिक समझ
को विकसित कर रहे हैं। अब आता है उच्च माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य। उच्च माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि कविता की अनुभूति का ज्ञान करना। कविता किस प्रकार की हमें अनुभूति प्रदान कर रही है उसका हमें ज्ञान हो जाता है। सौंदर्य अनुभूति का ज्ञान करना, कितनी सुंदर कविता लिखी है, क्या भाव चढ़ाव उतार चढ़ाव है, क्या भाव है, लय और ताल है, किस प्रकार की कविता है, तो वो हमें अनुभूति होने लगती है। और कविता का आलोचनात्मक अध्ययन करना कि जो कविता हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी जो चीजें हैं उनकी कमी इसमें देखी गई है। तो इस तरीके से कविता का आलोचनात्मक अध्ययन भी करते हैं छात्र। अब छात्राओं की कल्पना शक्ति को विकसित करना, जो छात्राओं की कल्पना शक्ति है उसको भी विकसित कर सकते हैं, कहाँ तक उनकी कल्पनाएं पहुंच सकती हैं उसे भी हम विकसित कर सकते हैं कविताओं के माध्यम से। कविता की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्रदान करना, कविता की बहुत सारी जो विधाएं हैं उन सबको उनका ज्ञान देना, विद्यार्थियों को उन सबका भी ज्ञान देना, ये कविता का एक उद्देश्य हो सकता है। फिर छात्रों को भी कविता लिखने की प्रेरणा देना। अब यहाँ उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी जो कि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी होते हैं तो उनकी कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है, उनमें जो अनुभूति है वो भी अच्छी हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को जोड़कर एक प्रकार से अगर वो उनका आनंद है, उनका मन है, तो फिर वो कविता की रचना कर सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस तरीके के निकलेंगे जो अपनी ही भाषा में और अपने ही तरीके से कविताओं का सृजन करेंगे। अब यहाँ बात आती है कि कविताओं की जो शिक्षण है उसकी विशेषताएं क्या हैं। कविताएं हमेशा अनुभूति की प्रधानता करती हैं। जब कवि की अनुभूति इतनी तीव्र हो जाती है कि वह मौन रहकर उसे नहीं रोक सकता, तब उसकी भावना उसे विवश कर देती है और वह भाषा के माध्यम से प्रफुल्लित हो जाती है। इसमें कल्पना एवं अनुभूति की प्रधानता होती है। अब जब हम कविता शिक्षण करते हैं तो हमें अनुभूति होने लगती है कि ये किस प्रकार की कविता है और वह मौन रहकर उसे नहीं रोक सकते। हम मौन रहकर कविता को नहीं रोक सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं उस भावना को प्रकट करना पड़ता है कि कितनी बढ़िया कविता है या कितनी अच्छी कविता है। इस तरीके के जो भाव हैं वो अपने आप ही कविता को सुनकर निकलना शुरू हो जाते हैं। वो एक कल्पना जगत में पहुंच जाता है, उस चीज को सोचने लगता है, अनुभूति करने लगता है। तो यहाँ पर जो अनुभूति की प्रधानता है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। अब हम सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को भी देखें तो सत्यम शिवम सुंदरम की भावना होना कवि का मुख्य उद्देश्य है। वहाँ इस चीज को लेकर ही कवि चलता है कि हम इस भावना के द्वारा ही कविता को लिखें, क्योंकि कवि की सत्यता में कल्पना का भी मिश्रण होता है और यह कल्पना मिश्रित काव्य को मुग्धकारी और सुंदर बनाती है कि सभी उसकी कविता पर मुग्ध हो जाएं और जो उसकी सत्यता है कविता की उस भावना से वो जुड़ सके। तो फिर कहीं ना कहीं कविता की जो विशेषता है वो उसमें झलकने लगती है। अब यहाँ कविताओं की विशेषता में भाषा, कविता की भाषा सरल, सुंदर, सरस एवं मधुर होनी चाहिए। कविता की भाषा इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को उस कविता की भाषा में बहुत ही सरस और मधुरता नजर आए। तो फिर हम कह सकेंगे कि वो व्यक्ति कविता की भाषा से भी जुड़ रहा है। अब संगीत काव्य की हृदय गति होती है।
यदि हम संगीत की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कभी हमारा मन अच्छा नहीं है या हमें कोई निराशा हुई है, तो हम उस कविता के माध्यम से या हम कोई ऐसा गीत सुनते हैं जिसमें लय, ताल और आरोह-अवरोह है, तो वहाँ उसके भाव के माध्यम से हम अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। तो कविता का तो माध्यम ही हृदय गति से होता है। हृदय के द्वारा ही हम उसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो कविता है, वो लय, ताल एवं स्तर के आरोह-अवरोह के कारण ही कविता के भाव भर कर आते हैं। तो इस तरीके से हमें कविता लिखनी चाहिए और उसे समझना भी चाहिए। अगला आता है रसानुभूति। बहुत से प्रकार के जो रस हैं, वो हमें कविता के माध्यम से ही पता चलते हैं। रस एवं काव्य एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरा पक्ष होता है और इसी कारण रस की कविता की आत्मा कहा जाता है। रस यदि नहीं है कविता में तो फिर वो बेकार है। इसमें कोई ना कोई रस तो कविता में होता ही है। करुण रस की कविता है या देशभक्ति रस की कविता है या कोई और कुछ संदेश देती हुई जो कविता है, यहाँ कविता में रस उत्पन्न होना आवश्यक है। इसी तरीके से कविता एक ऐसा माध्यम है जिसमें रस एवं काव्य का एक दूसरे के पूरक का एक माध्यम बन चुका है। अगला आता है स्थिरता। यह कविता के में अमूल्य तत्व है। हम जब कविता की बात करते हैं तो उसमें ये चीजें एक उभर कर सामने आती हैं कि जो कविता है वो एक उत्कृष्ट काव्य कृति है जिसका स्थायी जो बिंब है वो हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं रह जाता है। अगर हम ये बात करते हैं कि बचपन में जो हमने कविताएं पढ़ी हैं, अगर हम बड़े होने पर उन कविताओं को याद करें तो वो हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है, उनकी छवि हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कविता एक ऐसा उसमें तत्व होता है, तो उसमें रस और जो अनुभूति है वो ऐसी विद्यमान रहती है कि जो उत्कृष्ट काव्य कृति है, सबसे ज़्यादा अच्छी जो काव्य कृति है, वो हमेशा स्थायी रहती है। अपना जो रस है, जो अनुभूति है, वो स्थायी तौर पर बच्चों के सामने रहता है। अब जब हम इसमें कविता शिक्षण की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सोपान हैं कविता शिक्षण से संबंधित। इन सोपानों को यदि हम देखें तो कविता शिक्षण के सोपान का अर्थ है कि शिक्षण द्वारा, शिक्षक के द्वारा जो कविताएं पढ़ाई जा रही हैं, कविता शिक्षण के सोपान का अर्थ है शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को बताने के लिए अपनाई गई बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, रूपरेखा है, किस प्रकार हम पढ़ाते समय किन किन प्रक्रियाओं को क्रम से अपनाते हैं, यही शिक्षण प्रक्रिया कहलाता है। अब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम कई सोपानों से गुजरते हैं। अब जब हम कविता पढ़ने जा रहे हैं बच्चों के समक्ष तो हमारे सामने सबसे पहला जो सोपान आता है वो है प्रस्तावना। समान भाव वाले किसी कवि की पंक्ति, चित्रात्मक यानी 4-5 सरल प्रश्न अथवा रोचक प्रसंगों के द्वारा कविता शिक्षण की प्रस्तावना तैयार की जाती है। जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो हमें ये सामने वाले के भाव से ये पता चलता है कि सरल से जो प्रश्न है वो हम बना सकते हैं। 4-5 हमने प्रश्न बना लिए और बच्चों को नए प्रकरण से जोड़ रहे हैं हम। पहले उनमें 4-5 प्रश्न पूछकर हम नए प्रश्नों से उनको जोड़ते हैं। अर्थात
अथवा क्या कर सकते हैं, रोचक प्रसंग एक कोई ले सकते हैं जिसके द्वारा हम कविता को जोड़ रहे हैं, और कविता शिक्षण की प्रस्तावना इस तरीके से तैयार की जा सकती है। तो उसके जो सबसे पहला सोपान हमने देखा वो प्रस्तावना ही होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम चलते हैं शिक्षण की व्यवस्था की तरफ, तो हम उद्देश्य कथन, प्रस्तावनाओं के तुरंत बाद हम एक उद्देश्य कथन को बोलते हैं या समझाते हैं उन्हें कि पूर्व ज्ञान से जो नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए शिक्षक जो है वो उद्देश्य कथन के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करता है कि आज हम इस तरीके की कविता का अध्ययन करेंगे। तो फिर जो बालक है, जो विद्यार्थी है, वो अपने उद्देश्यों से इस प्रकार की कविता को स्पष्ट मान लेता है। फिर प्रस्तुत आदर्श पाठ शिक्षक को कक्षा के स्तरानुसार, स्तरानुकूल हाव भाव, लय तथा आवश्यकता अनुसार अंग संचालन से कविता का पाठ करना उपयुक्त होता है। अगर हम देखें कि आदर्श पाठ उसे ही कहा जाता है जो कि शिक्षक को कक्षा के अनुकूल, शिक्षक कक्षा के अनुकूल पढ़ाए। अगर वो प्राथमिक स्तर का है तो उसी स्तर की तरीके से हाव भाव, लय, आवश्यकता अनुसार अंग संचालन करे। और अगर थोड़ी और बड़ी क्लास है तो उसमें ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम ज़्यादा अंग संचालन कर रहे हैं। हाँ, भाव तो उसमें भी व्यक्त करने होंगे। और फिर तीसरे स्तर की जब कविता की बात होती है तब भी शिक्षक को कक्षा के अनुकूल ही शिक्षा का भाव, स्तर के अनुकूल ही भाव, लय तथा स्तर अनुकूल रख सकते हैं। तो कविता का पाठ अपना उपयुक्त होता है। इसमें हम ये देखते हैं प्रस्तुतिकरण में कि जो कविता का पाठ करना है वो एक उपयुक्त हमें माना जाता है। अब हम अगले जो सोपान पर चल रहे हैं वो सोपान है अनुकरण वाचन। अब हमने जो पढ़ लिया, अब छात्र भी, हमने सस्वर वाचन किया, जो भी शिक्षक है वो सस्वर वाचन करेगा और पाठ को पढ़ेगा। उसके बाद जो छात्र हैं वो उसका अनुकरण वाचन करेंगे। अपने द्वारा पढ़ाए गए पाठ को शिक्षक छात्रों के एकल अथवा समवेत रूप से अनुकरण वाचन करवाते हैं। अब यहाँ एक उच्चतर लेवल स्तर की कविताओं की बात हो रही है। तो अपने जो उसके द्वारा जो पाठ को शिक्षक छात्रों के भाव के माध्यम से उसे अनुकरण करवाएंगे, वाचन उसी प्रकार से करेगा। तो उच्चारण के दौरान उसे अशुद्ध शब्दों को जो वो बोल रहा है उसे श्यामपट्ट पर भी लिखते हुए चलना है और उसे शुद्ध रूप से उच्चारित करवाएं। तो फिर अनुकरण वाचन का भी एक तरीका हो सकता है। अगला है आत्मीकरण। आत्मीकरण में हम देखते हैं कि कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण और भाव ग्रहण हेतु विस्तृत व्याख्या की जाती है कि हमारे जो कठिन शब्द हैं उनके स्पष्ट करने हेतु और भाव ग्रहण हेतु विस्तृत व्याख्या कर दी जाती है कि इसकी व्याख्या ये है। अब आप इन शब्दों का स्पष्टीकरण कर ही लेंगे। तो ये आत्मीकरण सबसे अच्छा विषय है कविताओं का। अब यहाँ जो अगला चलता है पुनः सस्वर पाठ। पुनः सस्वर पाठ में एक बार भाव ग्रहण के बाद, एक बार जब भाव ग्रहण कर लिया, कविता का पाठ विद्यार्थियों के लिए और भी आनंदपूर्ण हो जाता है। वो उस कविता को और भी पुनः उसे दोहराना शुरू कर देते हैं, उस कविता का पाठ करना शुरू कर देते हैं। अतः जो शिक्षक द्वारा समझाए जाने पर एक बार फिर कविता का जो सस्वर वाचन है
वो करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से पुनः सस्वर वाचन भी विद्यार्थियों के समक्ष आ जाता है। अब इसमें अगला आता है केंद्रीय भाव प्रश्न, कि किस प्रकार से उसमें केंद्रीय भाव स्पष्ट हो रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहा है, कवि क्या कहना चाह रहा है, उसके केंद्र में कौन सा भाव छुपा हुआ है। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से कविताओं की जो केंद्रीय भाव है वो निकलवाए जाते हैं। उसमें प्रश्न बना लिए कविता से संबंधित 4-5, उससे हमें पता चल जाता है कि इसका केंद्रीय भाव क्या है। अब सौंदर्य अनुभूति एवं तुलनात्मक प्रश्न। केंद्रीय भाव के बाद हम सौंदर्य अनुभूति एवं तुलनात्मक प्रश्नों को भी अपने अंदर जानने की चेष्टा करेंगे। तो यह सोपान छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, और क्योंकि इसमें कविता के भाव सौंदर्य की अनुभूति कर अन्य कविताओं के भाव सौंदर्य से उसकी तुलना भी की जाती है। अब सौंदर्य अनुभूति की बात करते हैं या तुलनात्मक प्रश्न की बात करते हैं, तो जो कविता जैसे कोई देशभक्ति की कविता है, अगर वो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कुछ सौंदर्य अनुभूति करेंगे कि उसका भाव बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है, उसकी अनुभूति हमें हो रही है कविता की। और जब हम इस तरीके की कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें हम उसी तरीके के और कवियों ने भी कविता लिखी है, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं भाव सौंदर्य में। किसी और कवि की कविता भी उसमें तुलना के लिए लाई जा सकती है। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे जो कवि हैं वो हमारी कल्पना को बाहर निकाल पाते हैं। अब है रचनात्मक कार्य, जो कि अंतिम कार्य है गृह कार्य करना। गृह कार्य देते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि छोटी कक्षाओं में लिखित की अपेक्षा मौखिक गृह कार्य ज्यादा उपयुक्त होता है। छोटी कक्षाओं में तो कुछ हम उनको याद करने के लिए दे देते हैं कि यदि इसी प्रकार की कोई कविता मिलती है तो आप याद कर कक्षा में सुनाएंगे। और यदि उस तरीके के उच्च लेवल के विद्यार्थी हैं तो फिर कक्षाओं में इस तरीके का जो कार्य है मौखिक रूप से भी उन्हें दे सकते हैं और लिखित रूप से भी उन्हें उस कार्य को दे सकते हैं, जिससे कि उनकी जो रचनात्मक कार्य है उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि आए। अब यहाँ जब हम कविता के विधियों की बात करें तो कविता की बहुत सारी विधि हैं, गीत विधि, अभिनय विधि, समीक्षा विधि या प्रश्नोत्तर विधि, मूल्यांकन विधि, अर्थ बोध विधि, व्याख्या व व्याख्यात्मक विधि, व्यास प्रणाली केवल उच्च कक्षाओं के लिए विधि, तुलनात्मक विधि जो कि दो कविताओं की तुलना करके की जाती है, खंडान्वय विधि जो कि एक ही विधि है जिसमें अलग अलग खंड किए जाते हैं। तो इस तरीके की विधि भी हमारे सामने आती है। अब यहाँ गीत विधि में गीत किस प्रकार से हम गीत को गाकर सुनाने वाली विधि के अनुसार, अभिनय है तो हम उसमें कुछ अभिनय कर दिखा रहे हैं, इस तरीके की गतिविधि हम छात्रों के सामने कर रहे हैं तो वो एक अभिनय विधि हो जाती है। फिर समीक्षा विधि, उसमें समीक्षा करना कि क्या इस विधि में अच्छा था, क्या इसमें हमें अच्छा नहीं लगा, या प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हम प्रश्नोत्तर विधि भी उसमें कर सकते हैं और मूल्यांकन विधि भी इसमें लाई जा सकती है। अर्थ बोध विधि, जो भी वस्तु है वो उसका हमें अर्थ बोध भी करना होगा, तभी हमें आगे जो लिखित हमारी कविता है उसकी जानकारी हमें मिल सकेगी। व्याख्या या व्याख्यात्मक विधि भी इसमें शामिल हो सकती है। व्यवसाय प्रणाली केवल उच्च कक्षाओं के लिए ही ये शामिल है।
क्योंकि इसमें जो कविताएं हैं वो उच्च प्रकृति की हैं, उच्च लेवल की कविताएं हैं, इसलिए ये कविताएं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए हैं। फिर तुलनात्मक विधि, अगर हम दो कवियों की कविताओं की तुलना करते हैं तो वो एक तुलनात्मक विधि भी हो जाती है। हमने दो ऐसी कविताएं ले ली, प्रकृति की कविताएं हैं या करुण रस की कविताएं हैं या देशभक्ति की कविताएं हैं, इस प्रकार की कोई हमने कविताएं दो कवियों की ले ली, फिर उनमें हम तुलना करके देख सकते हैं कि ये कवि इस कविता में क्या कहना चाह रहा है, ये कवि क्या कहना चाह रहा है। दोनों की कल्पनाओं का, भावों का एक अभिव्यक्तिकरण तुलनात्मक रूप से भी किया जा सकता है। और लास्ट में खंडान्वय, जो कि हम ऐसा काव्य जिनको खंड में विभक्त कर लेते हैं, उसके बहुत सारे खंड होते हैं जिनमें विभक्त कर लिया जाता है और फिर उनको धीरे धीरे एक एक खंड के माध्यम से पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से जो कविताएं हैं वो विभिन्न प्रकार की विधियों पर भी आधारित होती है। अब जब हम बात करते हैं कि संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यही एक ऐसा साहित्य की विधा के रूप में है कविता का हम रसास्वादन करना, उस पर अपनी राय दे पाना, स्वयं कविता रच पाना और विविध साहित्य पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना भी भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के साहित्यों का भी कविता के माध्यम से रसास्वादन कर सकते हैं। अतः इसके लिए कक्षा में इस तरीके के अवसर प्रदान करने के लिए विद्यमान प्रक्रियाओं में बदलाव किया जा सकता है। तो हम इन चीज़ों के संक्षेप में हम ये बात कह सकते हैं कि जो कविता है उसकी जो रचना की जाती है वो कई प्रकार के माध्यमों को लेकर, कई प्रकार की विधाओं को लेकर की जाती है, जिसका विद्यार्थियों के मन पर और बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो इस शिक्षण से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो भाषा शिक्षण में कविताओं के माध्यम से हम बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं। अब यहाँ हम जब साहित्य की विधा से संबंधित बात कर रहे हैं तो आज हमने कविता या पद्य शिक्षण की इस विषय में बात की है और इसकी जानकारी बहुत विस्तार से हमने जानी है। तो अब हम इसके अंत में, विषय के अंत में हमारे समक्ष बहुत सारे महत्वपूर्ण लिंक हैं, जिन लिंक को हम प्रयोग करके बहुत सारी कविता शिक्षण के बारे में जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं, ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अब हम बहुत से बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे समक्ष हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थ बोध, भावानुभावन, मनोरंजन, क्षमता मापन। इसका सही उत्तर है भावानुभावन उद्देश्य सबसे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आगमन विधि को विश्लेषण विधि, समयानुमान विधि, उदाहरण विधि या फिर सत्यापित विधि। यहाँ हम सही उत्तर किसे समझेंगे? सही उत्तर होगा उदाहरण विधि। उदाहरण विधि के माध्यम से ही आगमन विधि चलती है, तो इसका सही उत्तर उदाहरण विधि होगा। अगला प्रश्न कौशलात्मक उद्देश्य है। कौन से उद्देश्य कौशलात्मक है? अर्थ ग्रहण करना, रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, सद्वृत्ति का विचार प्रस्तुत करना, यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कौशलात्मक उद्देश्य है यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना, यही उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि। वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि
प्रश्नोत्तर प्रणाली है, तुलना प्रणाली है, शब्दार्थ प्रणाली है या फिर व्याख्या प्रणाली है। तो इसका वर्णनात्मक कविता के जो शिक्षण की सही विधि है वो है शब्दार्थ प्रणाली। अब अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य प्रयोजन है। भाषा शिक्षण में हम दृश्य श्रव्य सामग्री को किस प्रकार हम प्रस्तुत कर सकते हैं या हम क्यों प्रस्तुत करते हैं। तो शिक्षण के कार्य को सरल बनाने के लिए, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना, पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना। इसका सही उत्तर होगा छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। हम जब भाषा शिक्षण की श्रव्य दृश्य सामग्री की बात करते हैं तो उसमें विभिन्न इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों होती है? भाषा को बोलना सीखने के लिए, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए और भाषा को समझाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा के शुद्ध रूप को प्रयोग करने के लिए हमें व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता महसूस होती है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा। इसमें छात्रों के संबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। इससे बालक को सही दिशा मिलेगी। इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें छात्रों के संबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अगला प्रश्न, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। कौन सी विधि ऐसी है जिससे समान शब्दों का उच्चारण सीख सकेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि साम्य विधि, उच्चारण विधि या फिर अनुकरण विधि? यहाँ जो सही उत्तर है वो है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि, जहाँ ध्वनि का समानता से उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एक समान शब्दों का उच्चारण सीख रहा है। अगला प्रश्न, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, गीता अभिनय विधि या फिर अनुकरण विधि? कविता शिक्षण की अनुकरण जो विधि है वो कविता शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस विषय से संबंधित हमारे सामने, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली या फिर गीत व अभिनय प्रणाली? इस प्रश्न का सही उत्तर है गीत व अभिनय प्रणाली। इसका सही उत्तर है। अब यहाँ अंत में हम इस कविता, जो हमने आज विषय पढ़ा वो कविता या पद्य शिक्षण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।